ओके सो यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने कर लिया था। यूनिट 3 को एक बार इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनिट 2 हमारा हो चुका था, पूरा फिशन पे ही है। अब यूनिट 3 में इन्होंने नाम तो न्यूक्लियर फ्यूजन दिया है और एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी ये एक डिफरेंट चैप्टर है और एक डिफरेंट चैप्टर है। लेकिन जो फ्यूजन है उसके अंदर पूरा जो पोर्शन है वो न्यूक्लियर में, जो आपकी बुक है उस बुक में ये प्लाज्मा के नाम से है, ध्यान रखना। चैप्टर का नाम प्लाज्मा है जबकि डाला इन्होंने फ्यूजन के अंदर है, क्योंकि वो वैसे ही कंसेप्ट सेम होने की वजह से। तो यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिकली यही है। देखो देख सकते हो, प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन का हमें देखना पड़ेगा यार, वो शायद मैंने नहीं बताया है। चलो वो देखते हैं, इस वाले में स्कैन किया हुआ है। तो एनर्जी बैलेंस, लाउसन क्राइटेरिया, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, क्लासिकल प्लाज्मा, मैग्नेटिक कंटेनर, एनोमलस लॉसेस, टर्बुलेंस एंड प्लाज्मा इनस्टेबिलिटीज, लेजर फ्यूजन प्रॉब्लम, फ्यूजन रिएक्टर। तो ये इतना पोर्शन हम, मतलब ये वाला पोर्शन हम इस लेक्चर में करेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल बहुत बड़ा चैप्टर है और डिफरेंट चैप्टर है, तो बाद में करेंगे। ओके चलो, तो ये आ गया प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा होता क्या है ये देख लीजिए कि प्लाज्मा वो स्टेट होता है जिसके अंदर जितने भी एटम होते हैं, हमें पता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। अब अगर गैस का भी और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो होगा क्या, उस गैस के जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही वो क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड आयन बन जाएगा। क्योंकि अगर एक में इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ही अब वो न्यूट्रल एटम नहीं रहता, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। तो आपके पास जो मैक्सिमम एटम होते हैं वो आयनाइज्ड स्टेट में होते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अब नाभिक से बंधे हुए नहीं होते हैं, बल्कि क्या हो गए, फ्री हो गए। अगर हम टेम्परेचर 10⁴ केल्विन से भी ज्यादा कर दें तो उस कंडीशन में इस टेम्परेचर पे प्लाज्मा एग्जिस्टेंस में आ जाता है। और अगर हम लगभग 2 से 3 इसका 2 या 3 इंटू 10⁴ केल्विन कर दें तो जितना भी मैटर आपके पास वो सारा का सारा प्लाज्मा स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर सारा ही प्लाज्मा बन चुका है, इसका मतलब सारे एटम जो है सब में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो न्यूट्रल एटम तो बचे ही नहीं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रल एटम जो है उनका परसेंटेज नेग्लेजिबल होता है, और इसे हम कहते हैं मैटर की फोर्थ स्टेट, चौथी अवस्था, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर में और बढ़ाते जाएं तो और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इसका मतलब वो डबली आयनाइज हो जाएगा या ट्रिपली आयनाइज हो जाएगा, तो वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे एनर्जी ले लेके। और अगर टेम्परेचर 10⁻⁷ हो गया तब वो मैटर जो है वो सारा फुल्ली आयनाइज हो जाएगा, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। एक भी इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से एसोसिएटेड नहीं रहेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो वैसे प्लाज्मा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपके पास क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि वैसे तो वो न्यूट्रल होता है। ये मुझे पहले खोल देना चाहिए था बट मैंने खोला नहीं इसको। ठीक है, न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि देखो जैसे मान लीजिए एक एटम था, है ना, ये न्यूक्लियस था और आपके पास इलेक्ट्रॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो पीछे इसके पास क्या बचा, पॉजिटिव। एक नेगेटिव मिलकर टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही पीछे पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा, तो टोटल चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पास जो प्लाज्मा होता है तो उसमें आपके पास फ्री न्यूक्लियस हो गए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए। तो एक ग्रुप बन गया न्यूक्लियई का और एक आपके पास ग्रुप बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और वो आराम से मूव करते रहते हैं, ग्रुप बना के घूमते रहते हैं, और इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम में आपके पास ये प्लाज्मा का, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है लिखने के लिए, या प्लाज्मा की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो डेफिनेशन में इतना जितना मैंने बोला है उतना आपको लिखना है, ठीक है। अब प्लाज्मा में कहाँ देखने को मिलता है, तो प्लाज्मा आप देखिए जो हमारे पास यूनिवर्स है उसमें सबसे ज्यादा यही होता है। इवन देखा जाता है कि मैटर का 99% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा की तरह होता है। कहाँ पे है, सूर्य, सन जो है वो प्लाज्मा का गोला है। जितने भी स्टार्स होते हैं, हॉट स्टार्स होते हैं, वो सारे के सारे प्लाज्मा के गोले हैं। इवन हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ आपको पता है कि आयन मंडल होता है, आयनोस्फेयर, वो भी प्लाज्मा का ही रूप है क्योंकि उसमें आयन्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारी ये जैसे ट्यूबलाइट होती है तो इसके अंदर हम वो स्पार्क कराते हैं, है ना, क्योंकि इसके अंदर इनर्ट गैस भरी जाती है, फिर हम उसका आयनाइजेशन करते हैं। तो अगर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है या लाइटनिंग होती है, इन सभी में प्लाज्मा ही देखने को मिलता है। हमारे पास प्लाज्मा के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, राइट। प्लाज्मा में होता क्या है, जब आपके पास प्लाज्मा बन चुका है तो उसमें आपके पास बेसिकली पॉजिटिव आयन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। अब क्योंकि इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में कूलम अट्रैक्शन
काम करेगा, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो उनके बीच में कूलम रिपल्शन भी लगेगा। तो जो कूलम है अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है और रिपल्शन फोर्स भी लगता रहता है। तो इस फोर्स की वजह से, और जब फोर्स होता है तो इसका मतलब कोई पार्टिकल वहां तो रहेगा नहीं, कंटिन्यू मूव करेगा। तो जो प्लाज्मा है वो आपके पास एक डायनेमिक स्टेट यानी गतिक अवस्था हो जाती है। लेकिन इसको सरवाइव करने के लिए या बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमें इसका मतलब जो प्लाज्मा का टेम्परेचर T है और प्लाज्मा में जो चार्ज पार्टिकल है अगर उनका नंबर देखा जाए, डेंसिटी का मतलब है एकांक आयतन में कितने पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये दो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लाज्मा में। एक क्या क्या, एक तो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के बिना हम प्लाज्मा को एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, और दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि अगर ये कम हुआ इसका मतलब न्यूट्रल पार्टिकल बन जाएंगे, न्यूट्रल अगर बढ़ जाएंगे तो वो प्लाज्मा नहीं रहेगा। इसलिए हमें चार्ज पार्टिकल का जो नंबर है उनकी कंडीशन, उन पे भी कंडीशन लगी रहती है अच्छी खासी। अब प्लाज्मा को नॉर्मली डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर और होता है जिसे हम डिबाई लेंथ बोलते हैं। अब इस बीएससी में आपके डिबाई लेंथ का डेरिवेशन तो नहीं है, वो एमएससी फिजिक्स में है, लेकिन इस डिबाई लेंथ का जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन एमएससी फिजिक्स में प्लाज्मा फिजिक्स करके पेपर होता है उसमें है, बट यहाँ इतना डिटेल में नहीं दे रखा। ये डिबाई लेंथ जो है उसका भी उपयोग किया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको डिबाई लेंथ के बारे में बताना चाह रही हूँ कि डिबाई लेंथ बेसिकली होती क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपने क्या किया है कि एक कंटेनर दिया है मान लीजिए, और उसमें आपने क्या किया है कि प्लाज्मा भरा हुआ है, इसमें बहुत सारा प्लाज्मा भरा है, और इसमें आपने दो मेटल के स्फीयर डाल दिए, एक पॉजिटिव डाल दिया एक नेगेटिव डाल दिया, और इनके बीच में यहाँ पर बैटरी लगा दी। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला है ये स्फीयर आपका मेटल का स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये आपका नेगेटिव स्फीयर हो गया। और जिस बकेट में या जिस कंटेनर में आपने डाल रखा है उसमें मान लीजिए बहुत सारा प्लाज्मा भरा हुआ था, तो होगा क्या कि इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। तो जो आपका मेटल का स्फीयर पॉजिटिव है उसके चारों तरफ तो सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, और जो आपका नेगेटिव वाला स्फीयर था उसके चारों ओर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्लाज्मा का इकट्ठा हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट लेती हूँ मैं इस जगह, और इस पॉइंट पे अगर ये प्लाज्मा इसके अंदर नहीं होता, अगर ये प्लाज्मा हमारे पास यहाँ पर नहीं होता, और मान लीजिए हमने इसको पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले यानी अंदर वाला ये पॉजिटिव चार्ज था और प्लाज्मा के अंदर नहीं है, तब आपको यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती ई। लेकिन अब क्योंकि आपने इसको प्लाज्मा के अंदर डाल दिया तो प्लाज्मा के सारे नेगेटिव चार्ज ने इसको चारों तरफ से इतना ज्यादा घेर लिया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके बाहर ही नहीं निकल पा रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्लाज्मा है उसने अपना इफेक्ट दिखाया है। तो प्लाज्मा ने बेसिकली क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोटेक्ट कर लिया, शील्ड कर लिया, एक शील्डिंग बना दी ना। पहले ये पॉजिटिव स्फीयर था, इसके चारों तरफ कुछ नहीं था, अब अच्छी खासी मोटाई का इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड आ गया, इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड बोल सकते हैं आप इसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इसकी जो लेंथ होती है या इसकी जो मोटाई होती है उसे हम बोलते हैं डिबाई लेंथ। ठीक है, और वैसे डिबाई लेंथ प्लाज्मा की स्ट्रेंथ को ही बता देती है कि कहाँ तक आपका प्लाज्मा जो है वो कितना स्ट्रेंथ है। तो ये उसका जो एमएससी फिजिक्स में है, ये उस जो इसकी फॉर्मूला आता है वो आता है kT/4π n²। ये एमएससी फिजिक्स में अगर आप करते हैं तो आपको ये डेरिवेशन मिल जाएगा। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन था केवल डिबाई लेंथ, है ना। अब हमारे पास में प्लाज्मा की जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है वो कईयों ने दी थी, तो इसी से लैंगम्यू ने दी थी कि किसी आयनाइज्ड गैस में अगर स्वतंत्र रूप से कुछ चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं तो उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अगर उसे प्लाज्मा कब कहा जाएगा, अगर जो डिबाई लेंथ है वो गैस ने जितना वॉल्यूम घेरा हुआ है उसके सामने डिबाई लेंथ बहुत कम हो। यानी कि ये बोल रहा है कि प्लाज्मा कब कहेंगे, ऐसा नहीं है कि सपोज यही गैस है इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयन भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, इसका ये मतलब नहीं है कि प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा होने के लिए कंडीशन ये है कि जो डिबाई लेंथ है उसकी वैल्यू जो कैपिटल एल मान लीजिए ये कंटेनर का लेंथ है, कंटेनर की लेंथ से डेल्टा की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, तभी हम उसे प्लाज्मा कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि तब हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा की डेंसिटी अच्छी खासी हो चुकी है, क्योंकि प्लाज्मा का टेम्परेचर और प्लाज्मा के जो अंदर पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, हमने देखा था उनकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो डेंसिटी ज्यादा होने के लिए आपके पास डिबाई लेंथ कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये पॉजिटिव हमारा मेटल का स्फीयर था, इसको चारों तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों ने घेरा हुआ था, और जितनी रेडियस तक घेरा हुआ था इसे हम डिबाई लेंथ बोलते हैं। ये जो मोटाई है ये डिबाई लेंथ है। अगर ये डिबाई लेंथ कम हुई तो आपके पास क्या होगा, अगर मैं कम मानती हूँ तो देखो इतनी सी जगह है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन आपके पास
इतने से कम वॉल्यूम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा ठसाठस भर जाएंगे, और अगर इतने कंजेस्टेड रहेंगे तो अपने आप इसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा अवेलेबल करवा दिया वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम करवा दिया, यानी डेल्टा को बढ़ा दिया, ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल करवा दिया, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे, और दूर दूर होने की वजह से बहुत ज्यादा दूरी में, यानी ज्यादा आयतन में, यानी अब मान लीजिए यहाँ पर भी 100 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 100 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम वॉल्यूम में है, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन ज्यादा वॉल्यूम में है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर डेंसिटी कम होगी ना, इसमें आयतन आपका, सॉरी, जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो आपके पास वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है इस वाले में, तो वॉल्यूम ज्यादा है पहले वाले केस में, तो उसकी डेंसिटी घट गई, जबकि प्लाज्मा के लिए हमने बोला था कि डेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, जो कि यहाँ पे है। तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कंडीशन कि अगर उस ग्रुप को प्लाज्मा तब कहेंगे जिसके लिए डिबाई लेंथ जो है गैस द्वारा घेरे गए वॉल्यूम के सामने बहुत छोटी हो, यानी कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो एल क्यूब से, मतलब एल साइज से बहुत कम होनी चाहिए। फ्यूजन रिएक्शन, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन भी हमारे सिलेबस में था। ये हमने देखो टॉपिक कौन सा पढ़ लिया, प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ, सिलेबस में देख लीजिए फटाफट, ये रहा प्लाज्मा द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन, तो फ्यूजन रिएक्शन वाला टॉपिक अब देख लेते हैं। ये रहा फ्यूजन रिएक्शन, जूम करते हैं क्या, इसको करना पड़ेगा क्या, हाँ ठीक है, इतना ज्यादा तो नहीं हुआ, एचडी में देखा करो इसको, है ना। अब फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि जब दो हल्के न्यूक्लियाई जुड़ जाते हैं तो वो मिड रेंज में आ जाते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ था, ये था, इस तरह से था बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ, इफ यू रिमेंबर। तो अगर यहाँ वाले पार्टिकल, यहाँ वाला और यहाँ वाला जुड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर पहुंचते ही उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई। तो दो हल्के जो न्यूक्लियाई होते हैं, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी हमने देखी थी, क्योंकि वो एक के साथ शुरुआत में बढ़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में दो हल्के नाभिक जब जुड़ जाते हैं, संलयन का मतलब फ्यूजन होना यानी कि जुड़ना, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है। मान लीजिए M1 और M2 दो हल्के नाभिक थे, जुड़े और M बन गया, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस होगा, जाहिर सी बात है। तो जो Q है वो एनर्जी रिलीज है, यानी जो लास्ट में आपका M बना है और जो पहले आपके दो M1 प्लस M2 थे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको C स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्यूजन रिएक्शन आपके पास दे रखी है जो कि हमें सन में या स्टार्स के अंदर देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी स्टेबल में दे रखा है। देखो पहले वाले केस में दो हाइड्रोजन मिलके ड्यूटेरियम बना रहा है, और इसमें ड्यूटेरियम वापस हाइड्रोजन से मिलके हीलियम 3 बना रहा है, दो ड्यूटेरियम मिलके 3 हीलियम बना रहा है, दो ड्यूटेरियम मिलके इसमें भी 3 हीलियम बना रहा है, लेकिन प्रोटॉन बन रहा है। तो ये सारी रिएक्शन के अंदर अलग अलग टाइप की एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, खैर यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शंस को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई है, एक तो डी यानी ड्यूटेरॉन ड्यूटेरॉन, और एक dt यानी कि ड्यूटेरॉन ट्राइटोन। तो सबसे पहले ड्यूटेरॉन ड्यूटेरॉन की रिएक्शन देखिए। 2H का मतलब एक ड्यूटेरॉन होता है, और फिर ये ड्यूटेरॉन जब दोनों मिलते हैं तो 3 हीलियम और साथ में एक न्यूट्रॉन निकला है, और 3.27 MeV की एनर्जी रिलीज हुई है। ओके, इसी तरह से हमारे पास अगर न्यूट्रॉन नहीं निकलता है और ये दोनों मिलते हैं और एक प्रोटॉन निकलता है, तो हमारे पास 4.03 MeV की एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली dt रिएक्शन में देख लीजिए, एक ड्यूटेरॉन है और एक ट्राइटोन है, दोनों मिलके हीलियम 4 बनाया, एक न्यूट्रॉन निकला और 17.59 MeV की एनर्जी रिलीज हुई है। ये फ्यूजन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे है, और एग्जाम में अगर पूछे कि एग्जाम्पल के साथ समझाइए तो इसका और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि dd और dt ये होने के लिए, आप जाहिर सी बात है कि ये रिएक्शन करवाने के लिए शुरुआत में आपके पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, और वो कंडीशन क्या है आपके पास, कि इनको बहुत ज्यादा नजदीक लाना होता है और इनके कूलम रिपल्शन को पार करना होता है। और dd के लिए ये जो बैरियर होता है ये 400 keV का होता है, यानी कि ड्यूटेरॉन को हमें इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी कि वो सबसे पहले इसको बैरियर को पार कर ले। ठीक है, और इसके लिए 400 keV के लिए dd को करवाना है, तो एक को 200 keV देंगे, दूसरे को 200 keV देंगे, तब जाके वो 400 keV के प्रतिकर्षण को पार कर पाएंगे। और अगर इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी तो इसके लिए जो टेम्परेचर रखना है वो कितना होगा, ये लगभग 1.5 × 10⁹। तो इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ एक बार कि हो क्या रहा है। हमें पता है कि ये ड्यूटेरियम है और ये ड्यूटेरॉन है, ये डी है और ये डी है। अगर इनको संलयन करवाना है तो इनको पास में लाना पड़ेगा। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पास में क्यों रहना चाहेंगे, दूर भागेंगे। तो हमें फिर भी एनर्जी लगा के पास लाना पड़ेगा। तो हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 200 keV को इसको पुश करो
और 200 के ईवी से इसको पुश करो, क्योंकि इनके बीच में जो कूलम रिपल्शन लगता है वो लगभग किस एनर्जी का होता है, 400 के ईवी का। जो पैराग्राफ लिखा हुआ है लैंग्वेज में वो ये कह रहा है कि दोनों के बीच में जो रिपल्शन है वो 400 के ईवी एनर्जी के बराबर का लग रहा है। तो सबसे पहले आप इतनी एनर्जी ऑपोजिट डायरेक्शन में दो, तो 200 के ईवी को 200 के ईवी को देंगे तो 400 के ईवी को पार करेंगे। अब 200 के टोटल 400 के ईवी हमको एनर्जी देने के लिए टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा वो बताया गया है हमें। थर्मो आपने सेकंड ईयर के अंदर देखा होगा कि कोई पार्टिकल जब फ्रीली मूव करता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, और वो क्योंकि तीनों डायमेंशन में मूव कर सकता है तो आपने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत, जो ये कहता है कि अगर पार्टिकल एक डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 kT, अगर वो y में भी जाने के लिए फ्री है तो 1/2 kT, और z में भी फ्री है तो 1/2 kT, तो कितना हो जाएगा 3/2 kT। इसका मतलब, और आप जो उसे एनर्जी दोगे वो प्योर किसके रूप में होगी, काइनेटिक के फॉर्म में होगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच देखो हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही क्यों दे रहे हैं, ये बात ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर D और यहाँ पर D जब रखे हुए हैं और इन दोनों के बीच में दूरी R है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, जिसका फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R, राइट। और ये पॉजिटिव में है क्योंकि ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है। तो अगर आपको, और हमें पता है कि पोटेंशियल और काइनेटिक एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, तो जब हम इसे काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो इस पोटेंशियल को पार करने के लिए एनर्जी मिलती है जो काइनेटिक के फॉर्म में होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 3/2 kT लिया है। तो 3/2 kT को हम करेंगे 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, 3/2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ पे निकाली हुई है, आप देख लीजिएगा। ये देखिए T की वैल्यू 10⁻9 केल्विन 10⁻⁴। इसका मतलब अगर फ्यूजन रिएक्शन करवाना है तो हमें dd को इस टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, और इस टेम्परेचर तक आते आते सारा पदार्थ जो होता है वो प्लाज्मा के रूप में आ जाता है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है, आगे क्या कर रखा है इन्होंने, एग्जाम्पल मैं नहीं करवा रही, सॉल्व नहीं करवाना है, लेकिन आप एग्जाम के पर्पज से तो करके जाइएगा एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए एनर्जी बैलेंस एंड लाउसन क्राइटेरियन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्लाज्मा में मान लीजिए हम dd फ्यूजन कर रहे हैं, है ना। dd करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एक तो हाई पार्टिकल डेंसिटी और हाई प्लाज्मा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दो ही पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, एक तो T और एक N, और हमें अगर प्लाज्मा स्टेट में चाहिए तो T भी ज्यादा होना चाहिए और N भी। तो पहली कंडीशन हो जाएगी हाई पार्टिकल डेंसिटी और दूसरा हो जाएगा हाई प्लाज्मा टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पर ये जो गैस होती है, सबसे पहले ड्यूटेरियम गैस को हम रखेंगे, क्योंकि प्लाज्मा में जो ड्यूटेरियम गैस होती है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 होता है। जब इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बीच में बॉन्ड टूटेगा, टूट के ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ये। उसी तरह से ड्यूटेरियम गैस होती है D2, तो जब उसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो दो D में डिवाइड हो जाती है, ताकि हम उनका तो यहाँ पे देखो, इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन से उदासीन पूर्णतः आयनों ड्यूटेरॉन और इलेक्ट्रॉन से उदासीन प्लाज्मा के रूप में होती है। यहाँ पर ओके ये कहना चाह रहा है, सॉरी ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ड्यूटेरियम गैस है हमारे पास और उसके अंदर एटम होते हैं, राइट। उसके अंदर गैस का मतलब क्या है, आपके पास न्यूट्रल एटम है बेसिकली, और एटम के अंदर आपके पास न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये आयनाइज कर रहा है, यानी कि सॉरी हाँ ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये वाली चीज नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियस है अंदर और बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो जब टेम्परेचर बढ़ा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली न्यूक्लियस जो है वो बच जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन से उदासीन हो जाएगा वो। ठीक है, अब डी संलयन आपके पास क्या हो रहा है कि डी कणों की टक्करें करवानी है। टक्करें करवाने के लिए पार्टिकल्स होने चाहिए, इसलिए आपके पास नंबर डेंसिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। सो आई होप यू डिडंट गेट कंफ्यूज, मैंने थोड़ा सा अलग मतलब वो प्लाज्मा बनना नहीं बताया था। तो हमारे पास ड्यूटेरियम गैस जो होती है उसका मतलब होता है कि गैस के अंदर आपके पास एटम होता है और एटम में आपके पास न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो आपको टेम्परेचर बढ़ा के सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ताकि आपको सिंपल न्यूक्लियस मिल जाए डी का। फिर दूसरा जो डी का न्यूक्लियस होगा, इसी तरह से उन दोनों को आपको जोड़ के फ्यूजन करवाना है। ओके ओके तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई पार्टिकल डेंसिटी की जरूरत है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डेंसिटी हमें बहुत ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर का भी अब समझ में आ गया कि हमें हाई टेम्परेचर क्यों करवाना है, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर ज्यादा नहीं रखा तो कोलिजन नहीं होगी, और कोलिजन नहीं हुई तो उनके बीच में जैसे एक डी है और एक डी है, टेम्परेचर क्यों बढ़ाना है। अगर हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है, प्रतिकर्षण बल है, उससे ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कोलिजन ज्यादा होती है। टेम्परेचर बढ़ने से हमेशा टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्कर होने की वजह से एक दूसरे के नजदीक आके एक दूसरे से कोलाइड करेंगे और वही हम चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर की रेंज क्या होनी चाहिए, तो जैसे हमने 3/2 kT पढ़ा था, वैसे ही अगर हमें
कहा जाए कि रूम का टेम्परेचर, अगर कहीं का टेम्परेचर T है तो रूम की एनर्जी कितनी होती है, वो किस फॉर्मूले से चेक की जाती है, KT से। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें ये कहा जाए कि हमें टक्करें करवानी है किसी टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वो यहाँ पर देखिए KT इक्वल टू KT फॉर्मूले से निकाला जाता है। तो अगर मान लीजिए हमें एक प्लाज्मा बनाना है जिसकी एनर्जी 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला प्लाज्मा बनाना है, तो हमें टेम्परेचर कैसे निकालना है, तो यहाँ पर टेम्परेचर देखो निकाल के बताया हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टेम्परेचर कितना होता है, मतलब एनर्जी होती है ना KT के फॉर्म में, तो एनर्जी आपकी कितनी है, 1 EV के करस्पॉन्डिंग, तो 1 EV एनर्जी है, उसको KT के बराबर रख दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको टेम्परेचर निकालना है तो जाहिर सी बात है आपको इसकी K को नहीं चलाना पड़ेगा, तो 1 E/K, वो V का मतलब आपका वोल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की जगह चार्ज रखना है इलेक्ट्रॉन का, तो 1 × 1.6 × 10⁻19 और K की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, तो ये लगभग आपके पास केल्विन में आ रहा है 10⁴, ठीक है। इस हिसाब से एक की, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, अगर 1 keV का चाहिए तो इसको 10⁻3 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास यहाँ पर 10⁻7 आ जाएगा, और अगर 33 keV करना है तो 33 से और मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है। तो इन्होंने टेम्परेचर निकाल रखा है यहाँ पे 3.8 × 10⁸ केल्विन टेम्परेचर हमें चाहिए। तीसरा आपके पास होता है लॉन्ग कन्फाइनमेंट टाइम। कन्फाइनमेंट टाइम क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन के लिए हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रिएक्शन होती रहे, तो ज्यादा टाइम तक हमें प्लाज्मा चाहिए, और ज्यादा टाइम तक अगर प्लाज्मा को मेंटेन रखना है तो हमें हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी बहुत देर तक बनाए रखनी पड़ेगी, और हमारे पास इतना ज्यादा टेम्परेचर अगर आप रखते हो प्लाज्मा का, तो आप उसे किसी बर्तन में नहीं रख सकते, क्योंकि 10 सूर्य मतलब सन के बराबर का टेम्परेचर है, कोई भी कंटेनर में रखोगे तो कंटेनर जल जाएगा, पिघल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है कि प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए अलग मेथड यूज करने होते हैं, जो कि हम अभी इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो कन्फाइनमेंट टाइम का मतलब उसको सस्टेन करके बनाए रखने के लिए हमने जो भी इंतजाम किए हैं उसमें वो प्लाज्मा बहुत देर तक बना रहे, क्योंकि जब तक प्लाज्मा बना रहेगा तब तक ही फ्यूजन रिएक्शन होगी, जैसे ही प्लाज्मा डिसअपियर होगा फ्यूजन रिएक्शन भी डिसअपियर। तो ये 3 कंडीशन जो है उससे प्रोबेबली हम लाउसन कसौटी कहते हैं शायद, ओके, एनर्जी बैलेंस एंड लाउसन क्राइटेरियन, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हमारे पास ये कंडीशंस हमारे पास हो जाती है, ठीक है। अब एनर्जी बैलेंस क्या होता है, तो ये प्रोबेबली इसका मतलब ये जो 3 कंडीशन से ये लाउसन क्राइटेरिया आपका, या फिर आ जाएगा, हाँ नहीं ये यहाँ पे है। चलिए एनर्जी बैलेंस क्या होता है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। हमारे पास देखिए हमने देख लिया कि एक तो N ज्यादा होना चाहिए, T ज्यादा होना चाहिए, और कन्फाइनमेंट टाइम जो है वो भी ज्यादा होना चाहिए। ये भी हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि हाई टेम्परेचर वाले प्लाज्मा में एनर्जी की कंटिन्यूअस लॉस भी होता रहता है। लॉस क्यों होता रहता है, एक तो जाहिर सी बात है गर्मी क्रिएट हो रही है, तो एनवायरनमेंट के अंदर जाएगी थोड़ी बहुत तो हीट निकलेगी, पार्टिकल कहीं इधर उधर डिफ्यूज हो रहे हैं, रेडिएशन इमिट हो रही है, बहुत सारे रीजन की वजह से प्लाज्मा की जो एनर्जी है वो कंटिन्यू डिक्रीज होती रहती है, एनर्जी का लॉस होता रहता है। अगर हमें प्लाज्मा को हाई टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, राइट, हमें हाई टेम्परेचर पे अगर उसको मेंटेन करना है, तो जितना उसमें एनर्जी लॉस होता जा रहा है उतनी ही एनर्जी की सप्लाई भी होनी चाहिए, तो हमें प्लाज्मा को एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो एनर्जी को बैलेंस करने की कंडीशन यही है कि जितना लॉस होता जा रहा है उतना सप्लाई करते जाओ। तो करेंगे क्या, तो प्लाज्मा को मेंटेन करने के लिए मान लीजिए 1 सेकेंड में यूनिट वॉल्यूम को हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, पीएच, यानी 1 सेकेंड में एक यूनिट वॉल्यूम को, पर यूनिट वॉल्यूम को जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, पीएच। प्लाज्मा को गर्म बनाने के लिए ये जो एनर्जी होती है वो प्लाज्मा के द्वारा वही यूनिट वॉल्यूम से यूनिट सेकंड में जो ऊर्जा हानि हो रही है उसके बराबर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है 1 सेकंड में यूनिट वॉल्यूम से जितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है उतना ही 1 सेकंड में यूनिट वॉल्यूम को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये कैसे देते हैं, तो ये प्लाज्मा को क्या करते हैं, या तो उसमें करंट फ्लो करवा देते हैं, या उसमें हाई एनर्जी के पार्टिकल्स को शूट कर देते हैं। इन तरीकों से हम उसमें एनर्जी को बैलेंस रख सकते हैं। तो प्लाज्मा का डेंसिटी जितना ज्यादा होता है उतनी ही ज्यादा उसको गर्म बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि अगर पार्टिकल बढ़ेंगे तो हर पार्टिकल को एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी।
तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो देने वाली एनर्जी है ये n के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि नंबर डेंसिटी बढ़ते ही ये देने वाली एनर्जी बढ़ रही है। तो pH प्रोपोर्शनल टू n, इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे CH, दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब अगर प्लाज्मा में मान लीजिए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, मान लीजिए नाभिकीय संलयन हो रहा है, कुल मिला के तापमान टेम्परेचर की वजह से जो होने वाला होता है, जब टेम्परेचर किसी जगह का बढ़ा देते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी का उपयोग करके वो रिएक्शन संपन्न होती है, तो उसे थर्मोन्यूक्लियर बोलते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए अगर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो उस कंडीशन में यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट सेकेंड में एनर्जी का उत्पादन होगा, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि जब दो हाइड्रोजन मिल रहे थे और हीलियम बन रहा था तो उसमें एनर्जी बन रही थी। तो यहाँ पर भी अगर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो उसमें जैसे ही संलयन होगा, फ्यूजन होगा, उसमें एनर्जी क्रिएट होगी, बनेगी, तो हर टाइम पे एनर्जी का उत्पादन हो रहा है। और ये प्रोडक्शन की रेट मान लीजिए कितनी है, PF है, ठीक है। और इस PF का मान जो है एक्सपेरिमेंट में देखा गया है वो कन्फाइनमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा टाइम तक प्लाज्मा सरवाइव करेगा उतनी ज्यादा हमें फ्यूजन मिलेगा और उतनी ही ज्यादा हमें फ्यूजन से एनर्जी मिलेगी। मतलब ये कह रहा है कि ये जो PF है, एक तो ये टो के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये PF कौन सी है? जो हमारा फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन जो हो रही है उसमें प्रोड्यूस होने वाली, यानी उसमें जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें एनर्जी का जो प्रोडक्शन हो रहा है, सपोज E एनर्जी बन रही है या PF ही मान लो, है ना। जैसे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलके मान लीजिए हीलियम बना और इसमें एनर्जी रिलीज हुई E, तो हमारे पास ये जो E है इसे हम सबसे पहले मान लीजिए PF बोल देते हैं। ये PF एनर्जी किससे बन रही है? जो फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है। ये PF का मान टो के बराबर प्रोपोर्शन होना चाहिए। क्यों? देखो टो ज्यादा बढ़ेगा, टो कौन सा टाइम होता है? वो टाइम जितने टाइम तक प्लाज्मा एग्जिस्ट कर रहा है। टो ज्यादा होगा तो आपके पास प्लाज्मा ज्यादा देर तक बना रहेगा, और अगर प्लाज्मा ज्यादा देर तक बना रहेगा तो ज्यादा इस तरह की रिएक्शन हो पाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो केवल प्लाज्मा की स्टेट में ही पॉसिबल होता है। तो जितना ज्यादा कन्फाइनमेंट टाइम, उतनी ज्यादा देर तक प्लाज्मा रहेगा, उतनी ज्यादा रिएक्शंस होगी और उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो PF जो है वो टो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो एक तो आपका जो PF है वो टो के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब दूसरा क्या होता है, ये भी देखा पाया जाता है कि PF जो है वो n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब स्क्वायर क्यों किया, सिंपल n क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो अगर हमने पार्टिकल की डेंसिटी सपोज डबल कर देते हैं, डबल करने से दो फैक्टर बढ़ेंगे। कैसे? अगर हमने उसको डबल कर दिया तो एक तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, ओके, और अगर टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी और इसके अलावा टक्कर करने वाले पार्टिकल्स की संख्या भी आपके पास बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो कुल यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमने पार्टिकल का डेंसिटी डबल कर दिया, सपोज जो अवेलेबल पार्टिकल है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 पार्टिकल थे। अब ऐसा नहीं है कि 6 में से 6 जो है टक्कर कर रहे थे, पहले मान लीजिए 6 है और उसमें से टक्कर कितने कर रहे थे? 4 ही कर रहे थे। जब हम इसको डबल करते हैं, इसको जब डबल करते हैं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हो गए? 12। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास एक तो टक्करों की संख्या बढ़ी है, टक्करों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ये जो नंबर 4 था ये भी डबल होगा, जो टक्कर करने वाले पार्टिकल्स है वो भी डबल होंगे। तो दो इफेक्ट बार बार को आ रहा है ना, इसलिए जो PF है वो PF की प्रोपोर्शनल जो है वो n स्क्वायर से हो जाएगी। क्योंकि PF क्या है? PF तब प्रोड्यूस होगा जब जब दो पार्टिकल टकराएंगे। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल D है और दूसरा पार्टिकल D है। जब जब ये टकराएंगे फ्यूजन रिएक्शन होगा, और जब जब फ्यूजन रिएक्शन होगा आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो अगर टक्कर बढ़ती है तो ये बार बार पास आएंगे, और पास आएंगे तो फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो PF मिलेगा। तो इस वजह से PF क्या होगा? n स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों को कंबाइन लिखेंगे, कंबाइन लिखेंगे तो आपका n स्क्वायर टू के प्रोपोर्शनल होगा, और इस साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाएंगे विच इज CF। ठीक है, ये हमारा CF हो जाएगा। अब क्योंकि हमने अभी एनर्जी बैलेंस वाले में देखा जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो लॉस के बराबर होना चाहिए, तो PF और PH आपके पास बराबर होना चाहिए, और इसे हम कहते हैं एनर्जी बैलेंस, क्योंकि टॉपिक का नाम था एनर्जी बैलेंस एंड लाउसन क्राइटेरियन, उसमें से एनर्जी बैलेंस की कंडीशन आपके पास ये आ जाती है। ओके, अब आपके पास क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, एक ग्राफ आपको बनाया हुआ है DD और DT के लिए, है ना। y एक्सिस पे क्या है? एनर्जी रेट पर यूनिट वॉल्यूम, केवल एनर्जी का है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि प्रोडक्शन और लॉस का दोनों का ही ग्राफ, ये ना तो प्रोडक्शन का ग्राफ है ना ही लॉस का, दोनों एक ही ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है। ये सिर्फ एनर्जी बता रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। प्रोड्यूस हो रही है या लॉस हो रही है वो हमें ग्राफ में देखना पड़ेगा। नीचे आपके पास टेम्परेचर है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 कर्व आपको दे रखे हैं। जो ऊर्जा हानि है वो सिंगल कर्व है, वो DD रिएक्शन के लिए भी वही है
और dt रिएक्शन के लिए भी, क्योंकि लॉस तो रेडिएशन की वजह से उनसे वजह से हो रहा है। तो ये ग्राफ आपका जो मैंने ब्लू से बनाया है, ग्राफ नंबर आपका सी, ये सी वाला जो ग्राफ है वो आपका जा रहा है एनर्जी लॉस का। तो एनर्जी लॉस का सपोज ग्राफ ये है। अब जो प्रोडक्शन है, दो ग्राफ है, एक तो प्रोडक्शन आपका ड्यूटेरॉन और ट्राइटोन का है और एक प्रोडक्शन आपका डी और डी यानी ड्यूटेरॉन ड्यूटेरॉन का है। तो आप देखते हैं कि ये ग्राफ यहाँ पर आ गया और ये ग्राफ यहाँ पर आ रहा है। अब हमें एनर्जी बैलेंस कहाँ पर मिल रहा है? एनर्जी बैलेंस वहां पर होता है जहां प्रोडक्शन लॉस के बराबर हो जाता है। तो प्रोडक्शन लॉस के बराबर आपके पास कहाँ कहाँ हो रहा है? अगर पहले कर्व के लिए देखो तो देखो यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं ये, यानी कि ये जो पॉइंट है ये dt के लिए एनर्जी बैलेंस का पॉइंट है और यहाँ पर ये काट रहे हैं, ये आपके पास किसके लिए है? ये dd के लिए एनर्जी बैलेंस का पॉइंट है, क्योंकि वो ग्राफ प्रोडक्शन का और लॉस का कट हो रहा है। तो आपको जो एनर्जी बैलेंस है वो पहले किस में मिल गया? कम टेम्परेचर पे किसमें मिला है? क्योंकि dt रिएक्शन के लिए ये 5 keV टेम्परेचर मिल गया, जबकि dd के लिए कहाँ पर मिल रहा है? 40 पे मिल रहा है। तो कम टेम्परेचर पे ही एनर्जी बैलेंस अचीव हो गया dt रिएक्शन में, ज्यादा टेम्परेचर पे अचीव हुआ है dd रिएक्शन में। तो ये थोड़ा सा लिखा हुआ समझ लेते हैं। dt के लिए हमें 5 keV पर एनर्जी बैलेंस प्राप्त हो जाता है, जबकि dd के लिए 40 keV पर एनर्जी बैलेंस प्राप्त होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास लिखा गया है। ये हमने बस ग्राफ बनाना है और उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखना है। नेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाउसन क्राइटेरियन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ पर क्या होता है? अगर मान लीजिए हमें कोई फ्यूजन रिएक्शन करवाना है और मान लीजिए हमें अच्छी खासी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी चाहने के लिए हमें पता है कि एक तो पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए और एक टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। बार बार ये लिखा हुआ है। एक एग्जांपल दे रखा है ड्यूटेरियम प्लाज्मा के लिए, अगर n इतना करना है, t इतना करना है, तो उसके लिए, और हाँ मतलब जैसे ड्यूटेरियम प्लाज्मा है dd है ना, dd के लिए ये बोल रहा है कि n इतना होना चाहिए, t इतना होना चाहिए, और dt के लिए n इतना होना चाहिए और t इतना होना चाहिए। साथ ही इसका लंबे समय तक कन्फाइनमेंट यानी टो की वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे पास इसका मतलब जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा में फ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक फैक्टर पे डिपेंड करता है और इस फैक्टर को हम बोलते हैं परिरोध प्राचल या फिर कन्फाइनमेंट पैरामीटर। ये कन्फाइनमेंट पैरामीटर होता है n मल्टीप्लाई बाय टो, यानी पार्टिकल डेंसिटी और कन्फाइनमेंट टाइम दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है उस पर डिपेंड करता है। हमें pf और pH के बारे में अभी तक पता चल गया। हमने ये देखा है कि जो pF का मान और pH से अधिक, क्या लिखा है आगे देखते हैं। हाँ, कुल मिला के ये यहाँ पर बोल रहा है कि जो pF का मान है वो बेसिकली pH से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन है। pF हमारा क्या हो रहा था? प्रोडक्शन है, और pH आपका क्या हो रहा था? लॉस है। जाहिर सी बात है कि हम प्लाज्मा में अगर चाह रहे हैं कि फ्यूजन रिएक्शन हो तो एनर्जी लॉस जो है वो कम होना चाहिए और एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए। अब ये देखा गया कि ये ज्यादा होने के लिए ये तभी ज्यादा हो सकता है जब एन टो जो है इसकी वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा हो, और इसे ही हम लाउसन क्राइटेरियन कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास dd यानी कि इस वाले के लिए और dt, इन दो के लिए ये जो कन्फाइनमेंट पैरामीटर होता है इसकी वैल्यू पे कुछ कंडीशंस होती है, एक तो n टो और एक t। तो अगर dd संलयन करवाना है तो n टो की वैल्यू 10⁻⁶ से ज्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर इतना होना चाहिए। इसी तरह से अगर dt करवाना है तो n टो की वैल्यू इतनी से ज्यादा होनी चाहिए और t का वैल्यू इतना होना। इसे कंबाइंडली हम बोलते हैं लाउसन क्राइटेरियन। ठीक है, तो यहाँ पर दैट्स इट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन ये ग्राफ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगेन dd के लिए और dt के लिए वापस जो ऊपर से कर रखा है वही कर रहा है, इसको लाउसन नंबर बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंटो जो है जिसे कन्फाइनमेंट पैरामीटर आप बोल रहे हो इसे ही लाउसन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाउसन नंबर आपके पास हो जाता है। ग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पैरामीटर पता होना चाहिए, दैट्स इट। हाँ, इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास है इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा को रखोगे किसमें? क्योंकि बर्तन में तो रख नहीं सकते, मेल्ट हो जाएगा। जितने भी हम मेटल्स जानते हैं सब मेल्ट हो जाएंगे उस टेम्परेचर पे आके। तो रखेंगे किसको? तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका उपयोग कर प्लाज्मा को हम क्या करते हैं? वैक्यूम में, मतलब वैक्यूम का मतलब जैसे ये कमरा है, उस कमरा में हवा में प्लाज्मा रहता है, ताकि कोई भी सॉलिड दीवार के तो वो टच में ही नहीं आ रहा। अगर हवा में वो रह जाए तो वो आराम से सरवाइव कर सकता है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके वैक्यूम में ही प्लाज्मा को एक सीमित आयतन में,
सीमित आयतन मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम में हम उसे बना के रखते हैं, इसे हम मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा कहते हैं। इसकी दो विधियां इंपॉर्टेंट है, एक तो मैग्नेटिक मिरर डिवाइस और एक टोरॉइडल मैग्नेटिक चैम्बर, ठीक है, या टोकामक। अब मैग्नेटिक मिरर डिवाइस क्या होती है? मैग्नेटिक मिरर डिवाइस में देखो आपके पास क्या होता है, हाँ, सबसे पहले अगर मान लीजिए हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल जब होता है, क्योंकि प्लाज्मा में आपको क्या मिलेगा, चार्ज पार्टिकल मिलेगा, तो जब प्लाज्मा के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, वो हेलिकल मोशन करने लगता है, और उसकी जो रेडियस होती है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। ये आपने बीएससी पार्ट 1 या बीएससी पार्ट 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है क्यू और उसको v वेलोसिटी दे दी जाती है b मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स लगता है QVB, और ये QVB जो फोर्स होता है ये उसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। और अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हमें पता है कि उसके सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mv² अपॉन r को जब हम QVB के इक्वल करते हैं तो v से v कैंसिल आउट होके यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ रही है, mv अपॉन QB, यानी इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी, mv अपॉन QB। लेकिन ये तब होता है जब आपका v जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। लेकिन जब v मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो सपोज आपका v इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, यानी कि अब इधर कंपोनेंट लोगे, सपोज उसे हम पैरेलल कंपोनेंट बोल देते हैं, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसे v परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोल देते हैं। तब जो रेडियस आती है वो केवल इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से आती है, तो इसलिए यहाँ पर एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, इस फॉर्मूले की जगह ये लिखेंगे। तो v पैरेलल का काम क्या होगा, यानी कि पहले पार्टिकल एक ही जगह सर्कल में चल रहा था जब v बिल्कुल b के परपेंडिकुलर था, पर अब क्योंकि वो पैरेलल भी है तो वो सर्कल भी करता जाएगा और आगे भी करता जाएगा, यानी सर्कल में जो मूव करवा रहा है वो है v परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जो इसको आगे की तरफ ले जा रहा है वो है v पैरेलल। तो ये वाला जो पाथ होता है ये आपका कौन सा हो जाता है, हेलिकल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर v परपेंडिकुलर जो है वो v का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इस रेडियस को हम लार्मर रेडियस कहते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी से वो घूमता जाता है वो फ्रीक्वेंसी होती है QB अपॉन m। आई होप ये वाला फॉर्मूला अब आपको पता ही है। ओमेगा जो होता है, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, तो जहां ये डेरिवेशन आपने बीएससी पार्ट 1 के अंदर, नहीं तो आप उसमें देखो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, आपके थर्ड ईयर में ही सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी हमने ये फॉर्मूला निकाला हुआ है, QB अपॉन m जो आता है, वो वाला फॉर्मूला भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यहाँ से भी देख सकते हो कि आपको R कितना आ जा रहा है आपके पास, mv अपॉन QB, करेक्ट। और हम जानते हैं सर्कुलर मोशन के लिए v इज इक्वल टू ओमेगा r होता है, तो यहाँ वो हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, v परपेंडिकुलर अपॉन r, और यहाँ से आप देखिए इस v परपेंडिकुलर को इधर लेके आ जाइए, या सॉरी इस r को इधर लेके आ जाइए, बाकी को उधर ले जाइए, तो QB अपॉन m इज इक्वल टू कितना आ रहा है, v परपेंडिकुलर अपॉन r, और ये वैल्यू होती है ओमेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना आ रहा है, QB अपॉन m आ रहा है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी QB अपॉन m होती है, और v परपेंडिकुलर जो है वो हमारा b के पैरेलल है, जिसकी वजह से वो लीनियर मोशन कर रहा है। अब होता क्या है, इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म लिया, यानी हर जगह कांस्टेंट। अगर हम मान लीजिए b को हम नॉन यूनिफॉर्म लेते हैं, यानी कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो होता क्या है, उस कंडीशन में हमारे पास नॉन यूनिफॉर्मिटी, यानी इसके चेंज होने से कुछ असर आता है, और वो असर क्या होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि उसकी हेलिकल मोशन हो रही है पार्टिकल की। अगर उस पार्टिकल का हेलिकल मोशन है और पार्टिकल के पास में एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, कैसे, बीएससी पार्ट 1 में आपने मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर किया होगा, उसमें जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, पार्टिकल जब मूविंग होता है तो मूविंग पार्टिकल क्या होता है, एक करंट की तरह बिहेव करता है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या होता है आपका, करंट के इक्विवेलेंट होता है, और जब करंट फ्लो होती है तो करंट कैरिंग लूप जो होता है उसका चुंबकीय आघूर्ण होता ही होता है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू। ये आप बीएससी पार्ट 1 की इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले में जो मैग्नेटिक वाला पार्ट है उसमें आपके पास ये डेरिवेशन करवा रखा है। तो यानी कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उससे एसोसिएटेड चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट माना जा सकता है। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका वो कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, ये डाइपोल होता है, मतलब ये मैग्नेटिक डाइपोल होगा, और इसकी वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, करंट इनटू एरिया होता है। तो यहाँ पे करंट होगा, और क्योंकि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सपोज r रेडियस है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, तो I इंटू पाई r स्क्वायर हो जाएगा। I का फॉर्मूला यहाँ पर रखा है Q ओमेगा अपॉन टी आई, क्यों, क्योंकि देखो I का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम,
पढ़ा है। तो चार्ज को तो ऐसे रहने दो, और टी हम जानते हैं कितना होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो आई की जगह हमने रख दिया क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई और पाई आर स्क्वायर। इसमें हम आर की वैल्यू जो अभी अभी हमने देखा, आर की वैल्यू होती है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। तो यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन 2b, और ओमेगा की वैल्यू भी हमने रख दी यहाँ पे क्यू बी अपॉन 2m। ठीक है, ये हमने दो फॉर्मूले यहाँ पर रखे हैं। तो यहाँ से अपने पास जो म्यू की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, w परपेंडिकुलर अपॉन b आपके पास आ जाएगा। कैसे, यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर आप केवल इस b को रहने दो, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कितना है, रिमेनिंग पोर्शन है 1/2 एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे डब्ल्यू परपेंडिकुलर से डिनोट किया है, जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो डब्ल्यू परपेंडिकुलर हमने इसकी जगह रखा है। अब हमारे पास क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यू चेंज हो रही है तो उसकी वजह से आपके पास फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना होता है, इतना होता है। ये फोर्स का फॉर्मूला कैसे आया देखिएगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाला जो पेपर है उसमें आप देखिएगा जो लास्ट में पैरामैग्नेटिज्म वाला डायामैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, फेरोमैग्नेटिज्म वाला है, उसमें आप देखिएगा कि अगर कोई मैग्नेटिक मोमेंट म्यू किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का म्यू डॉट बी। ये फॉर्मूला आप उसमें बीएससी पार्ट 1 के अंदर भी है मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, और आपके थर्ड ईयर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी मैंने करवा रखा है। जब भी म्यू मैग्नेटिक मोमेंट वाला कोई पार्टिकल होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड में होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस का म्यू डॉट बी। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे क्या होता, इस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में ये रिलेशन होता है। तो अगर आर को सपोज हम लेंथ, डी आर को मैं डीएल ले लूं, चेंज इन लेंथ मान लीजिए डीएल है, उस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला रखते हैं यू का फॉर्मूला। तो F इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, माइनस का डी बाई डी एल, और ये आपके पास सपोज करो हम यहाँ पर रख देते हैं म्यू इंटू बी, नेगेटिव में माइनस का म्यू इंटू बी, है ना, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से कंपोनेंट ले लेते हैं मान लीजिए। तो म्यू तो आपका कांस्टेंट है तो म्यू तो बाहर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी एल। तो आपके पास यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। अब ये आपके पास फोर्स हो जाएगा, लेकिन ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि डायामैग्नेटिक नेचर है उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नीट्यूड में नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला देखो इन्होंने लिया है विद नेगेटिव साइन लिया है, माइनस का म्यू डीबी अपॉन डीएल। क्यों, क्योंकि इन्होंने पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव कंसिडर किया है। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला होता है डॉट बी है, डॉट के हिसाब से इसका प्लस माइनस साइन चेंज हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हुआ तो प्लस आ जाएगा, ऑपोजिट हुआ तो माइनस आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे साइन का इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। पर जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, म्यू डीबी बाई डीएल होगा। अब इस फोर्स की वजह से क्या होता है, इस फोर्स की वजह से आपका v पैरेलल चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर जो आपका f है, हमें पता है फोर्स कितना होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी अगर पैरेलल डायरेक्शन में है तो पैरेलल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, डी पैरेलल अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है हमने, माइनस का म्यू डी बी अपॉन डी एल। म्यू का फॉर्मूला अभी अभी अपन ने निकाला है, ये रहा डब्ल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बी इक्वेशन 1 से, तो ये पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। अब इक्वेशन 3 के दोनों साइड में v पैरेलल से मल्टीप्लाई किया है, v पैरेलल से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे कर देते हैं एक बार, तो आ जाएगा v पैरेलल और m d पैरेलल अपॉन dt, ये तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला है, माइनस का w परपेंडिकुलर अपॉन b db अपॉन dl। ठीक है, इधर भी अपन को मल्टीप्लाई करना है किससे, v पैरेलल से। तो इस v पैरेलल को यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, हमें पता है वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो dl बाई dt जो है वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी। तो इस v पैरेलल को करो dl अपॉन dt, तो dl से dl आपका कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा w परपेंडिकुलर अपॉन b db अपॉन dt, तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इसे हम लिख सकते हैं d बाई dt m v पैरेलल 1/2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करो एक बार, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 और m तो कांस्टेंट है, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2v dv बाई dt, तो 2v dv बाई dt। अब 2 से 2 कैंसिल आउट करो, m
v पैरेलल d पैरेलल बाई dt, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये मिल गया हमें। इसका मतलब इस क्वांटिटी को ऐसे लिखा जा सकता है, तो d बाई dt आपके पास आ गया, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है 1/2 mv पैरेलल का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। उस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, w पैरेलल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/2 mv परपेंडिकुलर को अगर हमने w परपेंडिकुलर माना है तो 1/2 mv पैरेलल स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, w पैरेलल मान सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास d बाई dt के साथ हो गया w पैरेलल, और राइट हैंड साइड में ये वाली क्वांटिटी है। तो ये इक्वेशन कौन सी आएगी, ये देखो आपके पास ये आ जाएगा d w पैरेलल बाई dt, और राइट हैंड साइड में ये क्वांटिटी आई थी, और वो इक्वेशन नंबर 4 की इक्वल हो जाएगी। ये हमने w परपेंडिकुलर मान लिया है। अब क्योंकि हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो w पैरेलल और w परपेंडिकुलर दोनों का टोटल हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट का यूज हम जो है वो इक्वेशन 4 में कैसे करेंगे, तो आपके पास अगर ये कांस्टेंट है, सपोज इस कांस्टेंट को मैं c बोल दूं, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो d पैरेलल बाय dt परपेंडिकुलर बाय dt इक्वल टू dc बाय dt, क्योंकि c कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट कितना होगा, 0। अब यहाँ पे आप इस इक्वेशन से d परपेंडिकुलर बाय dt की अगर वैल्यू निकालो तो ये क्वांटिटी राइट हैंड साइड में जाएगी विद नेगेटिव साइन, है ना। यहाँ से d इसकी वैल्यू निकालू मैं इस वाली इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा माइनस का dw बाई dt, और ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू इक्वेशन 4 में देखो, आपने इसकी वैल्यू इक्वेशन 4 में ये निकाल रखी है, पर विद नेगेटिव साइन है, तो जब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव कैंसिल आउट होके आपके पास ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस w परपेंडिकुलर को तो आप नीचे ले आओ और इस dt को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये आपके पास dt या फिर dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप चेंज करके इक्वेशन आपको 5 मिल जाएगा। इस सिचुएशन में आपके पास ये क्या बोल रहा है कि w परपेंडिकुलर अपॉन b कांस्टेंट होगा। कैसे कांस्टेंट होगा, तो ये इक्वेशन को ध्यान से देखना। इक्वेशन 5 को मैं वापस लिख रही हूँ। इक्वेशन 5 हमें मिली है, ये इज इक्वल टू db बाई b, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, log w ओमेगा, राइट हैंड साइड में मिलेगा log b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को एक बार मान लीजिए log c मान लेते हैं, कांस्टेंट है गया। अब इसको इधर लेके आओ, तो ln w अपॉन b इज इक्वल टू ln c। अब दोनों साइड में ln से ln कैंसिल आउट हो जाता है, तो w परपेंडिकुलर अपॉन b इज इक्वल टू c, और c क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस वजह से इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास वैलिड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रखा है, इस जो हमें कांस्टेंट मिला है, कौन सा कांस्टेंट मिला है हमें, ये वाला, इक्वल टू सम कांस्टेंट c, इस कांस्टेंट को बोलते हैं एडियाबैटिक इनवेरिएंट। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल अल्फा है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमारे पास एंगल किसी पॉइंट पे अल्फा है, तो हमारे पास w परपेंडिकुलर क्या होगा, क्योंकि देखो W नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर होगा, और ये क्यों माना है अपन ने, इस चीज को क्यों माना है, एनर्जी को क्यों माना है, क्योंकि साइन कंपोनेंट उसका आ जाएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये देखिए, ये कहना चाह रहा है कि अगर इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर ये एंगल अल्फा है, तो इधर कितना आ जाएगा v cos अल्फा, और इधर कितना आ जाएगा v sin अल्फा। तो v cos अल्फा की डायरेक्शन में अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 1/2 m v स्क्वायर होगा, तो v स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और इस डायरेक्शन में लेंगे तो 1/2 m v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब 1/2 m v स्क्वायर को सपोज हम w नॉट बोल देते हैं, या w नॉट स्क्वायर बोल दो, नॉर्मली तो w नॉट ही बोलना चाहिए अपन को, तो w नॉट यानी कि w नॉट हमारी टोटल एनर्जी, क्योंकि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m v स्क्वायर। इसका मतलब 1/2 m v स्क्वायर आपकी टोटल एनर्जी है, जिसे हम कहते हैं w नॉट। तो इस अलोंग द एक्सिस कौन सा कंपोनेंट होगा, पैरेलल होगा, वो हो जाएगा w नॉट, और साथ में हमारे पास कितना आ रहा है, cos स्क्वायर अल्फा आ रहा है। cos स्क्वायर अल्फा क्यों, ये रहा देखो, ये वाले में ये w नॉट हो गया और ये आ गया cos स्क्वायर, और ऊपर आएगा आ जाएगा हमारे पास w नॉट साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर मिस प्रिंट है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, तो w नॉट साइन स्क्वायर अल्फा और उसका आ जाएगा w नॉट cos स्क्वायर अल्फा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। अब क्योंकि हमारे पास ये कांस्टेंट है, तो अगेन सेम चीज जो हमने ये फॉर्मूला डिराइव करते टाइम की थी, यही अब करेंगे। तो यहाँ पर w परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, क्योंकि w नॉट से w नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर वो कांस्टेंट है। मतलब ये जो कंपोनेंट हमारे पास इक्वेशन 7 में पहले हमारे पास ये आया था, हमारे पास कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, w नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन b इज इक्वल टू
कांस्टेंट, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो W नॉट तो कांस्टेंट होगा, तो इसको कांस्टेंट के साइड में भेजा जा सकता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा और बचा हुआ क्या आपके पास ये आ गया कांस्टेंट। तो ये दूसरी कंडीशन है कब, जब हमें अल्फा एंगल दिया है, तो इसे भी हम एडियाबेटिक इनवेरिएंट कहते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका मतलब अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो अगर हम बी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब अल्फा भी बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई दो रेशो आपके पास सेम है, ए बाई बी आपके पास सेम है, मान लीजिए 2 है, तो अगर मैंने बी को बढ़ाया और ए को नहीं बढ़ाया तो ये रेशो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर मैंने बी को डबल कर दिया, ए को भी डबल कर दिया, तो वापस रेशो जो है वो मेंटेन रह जाएगा। तो अगर हम बी बढ़ाएंगे तो उससे अल्फा को भी बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में देखो जब बी का मान बढ़ता है तो अल्फा का मान भी बढ़ेगा, और ऐसी सिचुएशन में बी की एक वैल्यू ऐसी हो जाएगी कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाने से आपका v पैरेलल 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि आपका v इस साइड था और ये अल्फा था। अगर ये अल्फा 90 हो जाता है तो v उठ के इधर आ जाएगा, और इधर कौन सा है, परपेंडिकुलर है, और इधर कौन सा है, पैरेलल है। क्योंकि 90 हो जाएगा तो वेलोसिटी पूरी वर्टिकल हो गई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा ही नहीं, तो v परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। यानी b की ऐसी वैल्यू आएगी जब अल्फा आपके पास 90 हो जाए, और जब आपके पास अल्फा 90 हो जाएगा तो v पैरेलल आपके पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो पार्टिकल है जो कि ऐसे जा रहा था उसमें इस डायरेक्शन में उसको मूव कौन करवा रहा था, v पैरेलल मूव करवा रहा था। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब v पैरेलल 0 हो जाएगा और पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेगा, वो वही ऑसिलेशन करता रहेगा, इस तरह का मोशन करेगा। अब इस तरह के मोशन के बाद क्या होगा देखना, तो कण की अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब ये लॉन्गिट्यूशनल लीनियर मोशन, ये गति जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 0 हो जाएगी, मतलब आगे नहीं जाएगा पार्टिकल। तो ऐसी स्थिति में पार्टिकल केवल अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब ये वाली परपेंडिकुलर वाली मोशन जो है ना, बस यही करेगा, वो करेगा। अब वो करने के बाद क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पर चेंज हो ही रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फोर्स तो लगेगा। अभी लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो फोर्स कंटिन्यू लगेगा। तो अब जो फोर्स लगेगा उससे क्या होगा कि पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है वो मैं बताऊंगी कैसे होगा। पार्टिकल ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पर पार्टिकल की ये वाली जो डायरेक्शन है उसमें बंद हो जाएगा, पार्टिकल यही ऑसिलेशन करता रहेगा। जब वो यहाँ पर ऑसिलेशन करेगा तो पीछे की तरफ फिर से उस पर फोर्स लगेगा और वो यहाँ से घूम के वापस ऐसे आने लग जाएगा, और घूम के आगे फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, और यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऐसी कर देंगे कि फिर से वो घूम जाए। और तो इसका मतलब पार्टिकल हवा में ही मूव करते ऐसे आएगा, हवा में ही मुड़ जाएगा और वापस ऐसे आएगा, और फिर ऐसे आएगा, और फिर ऐसे आएगा, और यहाँ पर कोई बर्तन नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है, हवा में पार्टिकल मूव करता तो वो हवा में ही रह जाएगा। इस तरह से हम प्लाज्मा को हवा में ही स्टोर कर सकते हैं, वैक्यूम के अंदर ही हम उसको स्टोर कर सकते हैं। और इसे हम मैग्नेटिक मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि पार्टिकल गया, आगे वैसे था कुछ नहीं, मैग्नेटिक मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो पार्टिकल गया एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, वो मुड़ गया, मुड़ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन हुआ है, और रिफ्लेक्शन हमेशा किससे होता है, मिरर से होता है, इसलिए इसका नाम जो है वो मैग्नेटिक मिरर इसको बोलते हैं। अब ये मैग्नेटिक मिरर बनाया कैसे जाता है वो देखो, इस तरह से इसे मैग्नेटिक बॉटल कहते हैं। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे लगाते हैं, तो देखो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, इस जगह तो बहुत डेंसिटी है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है किनारों पे, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी हम ज्यादा रखते हैं, बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत दूर दूर है, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होती है। तो पार्टिकल एंटर करेगा और इस तरह से देखो वो आगे जाएगा, और जैसे जाएगा जाने के बाद और आगे जाएगा और आगे जाएगा, और यहाँ पर किनारे पे वो फिर से मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ उसका अल्फा 90 हो जाता है जिससे कि v पैरेलल 0 हो जाता है, पार्टिकल आगे नहीं जाता है, वो पहले वर्टिकल मोशन करता रहता है और फिर उसके ऊपर फोर्स लगता है पीछे की तरफ, और वो फोर्स की वजह से आ जाता है। अब ये जो फोर्स है, मुझे थोड़ा सा आपको ये फोर्स समझाना है कि ये पीछे क्यों लगा। तो आप एक बार थोड़ा सा ऐसे देखना कि मैग्नेटिक फील्ड, आई होप आप इसको विजुलाइज कर पाओ, ये मैग्नेटिक बॉटल है ना, तो जब पार्टिकल सपोज हमने उसको ऐसे एंटर कराया तो उसका सर्कल ऐसे बन रहा था पहले, ठीक है, अब ऐसे बन रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, ठीक है, और पार्टिकल का ध्यान रखना, पार्टिकल की वेलोसिटी स्क्रीन के अंदर की तरफ है, तो क्रॉस लगा देती हूँ, ऐसे गया ना और ऐसे गया, तो स्क्रीन के अंदर की तरफ उसकी वेलोसिटी है। अपने दाएं हाथ से अपनी चारों फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कीजिए,
क्योंकि पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। सपोज पॉजिटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए क्यू वी क्रॉस बी, तो आपको वेलोसिटी को बी के साइड में मोड़िए। जब आपका स्क्रीन के अंदर तो आपका वेलोसिटी है, तो अपनी चारों उंगलियों को स्क्रीन के अंदर की साइड में कर लो और थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो इधर आ रही है और स्क्रीन के अंदर आपका वेलोसिटी जा रही है, स्क्रीन के अंदर आपकी वेलोसिटी। तो स्क्रीन के अंदर आपकी जो वेलोसिटी है, इस तरह से स्क्रीन के अंदर इस v को b के साइड में मोड़िए, आपका फोर्स इधर आएगा, आपका फोर्स इधर आएगा। तो इसलिए पार्टिकल जो है वो एक्सिस की तरफ आता है। लेकिन जब आप यहां पर होंगे, जब पार्टिकल घूमते घूमते यहां आ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे आ रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड अब आपकी ऐसे है। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड अब आपकी इधर है, और क्योंकि पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, तो यहाँ पर भी पार्टिकल ऐसे ही मूव करेगा, इस तरह से पार्टिकल ऐसे ही मूव करेगा। तो पार्टिकल आपके पास इधर आया, करेक्ट, ये उसकी वेलोसिटी है। तो अब आप क्या करिए, b को v के साइड, सॉरी v को b के साइड में मोड़िए। अब जब आप v को b के साइड में, मतलब राइट हैंड थंब रूल जो है ना वो लगा रही हूँ कुल मिला के, आप इसको विजुलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आई डोंट नो, लेकिन जब आपका b इधर होता है और स्क्रीन के अंदर वेलोसिटी होती है, तो फोर्स आपका इधर आता है। लेकिन जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इधर होती है और स्क्रीन के बाहर वेलोसिटी होती है, तो आप देखेंगे फोर्स इधर आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके पास ये मैग्नेटिक बोतल में जब पार्टिकल होता है, इस तरह से सिचुएशन है मान लीजिए, तो जब पार्टिकल यहाँ होता है तब तो उस पे फोर्स एक्सिस की तरफ लगता है, यानी ये सेंटर है हमारा, सेंटर की तरफ होने की वजह से वो अट्रैक्शन में आता है। जैसे जैसे आगे जाता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो उसका v पैरेलल 0 हो जाता है, तो वो यहीं ऑसिलेशन करता रहता है। लेकिन जब वो यहाँ ऑसिलेशन करता है तो उस पे फोर्स पीछे की तरफ लगता है, तो वो पीछे आता है, फिर वो पीछे आते ही फिर उस पे फोर्स आगे की तरफ लगता है। तो इस तरह से वो इसमें ट्रैप हो जाता है। क्या हो जाता है, वो इसमें ट्रैप हो जाता है, इसे मैग्नेटिक बॉटल या फिर वो कहते हैं। तो यही यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, आप समझना। चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रहते हुए सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है उनके दिशा में चलते हैं। मैग्नेटिक मिरर में लेफ्ट ओर से और राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड किनारों पे अधिक है और सेंटर पे कम है। इसको हम मैग्नेटिक बॉटल कहते हैं। जब कोई पार्टिकल हेलिकल मोशन करता हुआ इसके अनुदिश जाता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है। जब चार्ज पार्टिकल इस केंद्र को पार कर लेता है तो आगे चला जाता है, लेकिन तब भी जो फोर्स लगता है वो सेंटर की तरफ यानी कि पीछे की तरफ लगेगा। इस वजह से क्या होता है, उसकी पिच कम हो जाती है। पिच का मतलब पहले ऐसे दूर दूर जा रहा था, अब वो ऐसे कम में जाएगा। ये जो दूरी होती है ना, इधर वाली दूरी, ये पिच बोलते हैं। तो इधर तो लंबी थी, इधर कम हो गई, पिच कम हो जाती है, तो v पैरेलल उसका 0 हो जाता है और विपरीत दिशा में चला जाता है। तो वो एक सिरे से रिफ्लेक्ट हो जाता है और मैग्नेटिक बोतल के दूसरे सिरे पर भी यही घटना होती है। इस कारण से अगर कोई प्लाज्मा इस मैग्नेटिक फील्ड में एक बार आ गया तो वो दोनों सिरों के बीच में ट्रैप हो जाता है। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी है आपको। दूसरा आपके पास है टोरॉइडल मैग्नेटिक चैम्बर। टोरॉइडल मैग्नेटिक चैम्बर में टोरॉइड हमने पढ़ा है, जो सोलेनोइड होता है लंबा सा, उसको घुमा के ट्यूब को मोड़ दो, पाइप होता है पानी का पाइप, उसके दोनों सिरों को मोड़ दो और उसके चारों तरफ ये वायर लपेटे हुए होते हैं। जैसे सोलेनोइड होता है ना, सोलेनोइड में हम ऐसे तार लपेटते हैं और उसमें करंट फ्लो करवाते हैं सब में। अब इसको मोड़ के गोला बना दिया है और उसमें करंट फ्लो करवाई है। करंट फ्लो करवाने की वजह से हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दो तरह से क्रिएट होती है। वो दो क्यों होती है, देखो, एक डोनट आकृति का टोरॉइड लिया है, ओके, इस पर हमने चालक की कुंडलियां मतलब वायर लपेट दिया और उसमें धारा प्रवाहित कराया। धारा प्रवाहित करने से उसकी एक्सिस यानी अक्ष के अनुदिश एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब अक्ष का मतलब क्या है, ध्यान रखिए, आपको पता है कि सोलेनोइड में फर्स्ट ईयर का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में देखना, जब इस तरह से वायर लपेटा होता है और इसके अंदर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इस डायरेक्शन में क्रिएट यानी अलोंग द एक्सिस होती है। तो अगर आपने टोरॉइड लिया है, अगर टोरॉइड लिया है और उस पे इस तरह से वायरिंग लपेटी हुई है, तो इसकी एक्सिस कौन सी हुई, इसकी एक्सिस ये हुई। तो इस एक्सिस के अनुदिश उस पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। डायग्राम में ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है इसे हम बी कह रहे हैं, यानी ये बी जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ये जो मैंने रेड कलर की लाइन बना रही हूँ इसी रेड के अनुदिश, इसे हम बी थीटा बोल रहे हैं, सॉरी ये बी थीटा है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, बी थीटा कह रहे हैं। सो बी थीटा तो हमारी टोरॉइड की वजह से है। तो आपके पास यहाँ पर हो जाता है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गई। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, दो प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। दो प्रकार में ये, एक तो बी थीटा जो हमने अभी अभी देखा है। अब एक बी फाई जो होता क्या है,
अब इसके अंदर मान लीजिए प्लाज्मा है, इस टोरॉइड के, ये जो टोरॉइड हमने लिया है, इस टोरॉइड के अंदर ये टोरॉइड था, यहाँ पे ये प्लाज्मा के पार्टिकल हैं। अब क्योंकि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा भी आपके पास क्या होता है, चार्ज पार्टिकल ही तो है, और क्योंकि वो अलोंग द एक्सिस ही मूव कर रहे हैं, अब वो अलोंग द एक्सिस ही मूव कर रहे हैं, तो कोई चार्ज पार्टिकल जब ऐसे घूम रहा है तो जाहिर सी बात है वो करंट के इक्विवेलेंट हो गया ना। तो एक प्लाज्मा के खुद के अंदर हम करंट फ्लो करवा देते हैं अलोंग द एक्सिस। तो जिस अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसकी वजह से किधर आएगी, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट थोड़ा सा पढ़ा हो तो दो तरह ध्यान रखना, अगर जब आप करंट ऐसे फ्लो करवाते हो, करंट ऐसे फ्लो करवाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है ये, और अगर करंट की दिशा ये रख दी तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है ये दो ध्यान रखना। तो बी थीटा के टाइम पे तो हमने क्या किया था, करंट ऐसे कॉइल में करंट फ्लो करवाई थी, जिसकी वजह से एक्सिस के अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड आ गई थी, ये वाली ऐसे करंट फ्लो करवाई थी, ये वाली हो जाएगी बी थीटा, तो ये तो बी थीटा था। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इस तरह से सीधी सीधी लाइन में जा रहे हैं पार्टिकल, सीधी सीधी लाइन में हमने करंट फ्लो करवाई, जब सीधी लाइन में करंट फ्लो करवाते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है। तो आपका जो टोरॉइड है उसमें ये जो वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी ये बी फाई है, इस बी फाई की दिशा कौन सी होगी, क्योंकि देखो करंट आपकी ऐसी है, ये आई जा रही है, तो इसके चारों तरफ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स बन जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड वाले कौन से होंगे, बी फाई होंगे। तो लेट मी शो यू, ये देखो बी फाई की जो बनाया हुआ है वो इस तरह से सर्कुलर बनाया हुआ है, और ये किसकी वजह से है, आई प्राइम करंट हमने इस डायरेक्शन में फ्लो करवाई थी, उस आई प्राइम की वजह से ये करंट आया। तो किसी भी लोकेशन पे आप देखेंगे तो बी थीटा सीधी लाइन में होगा और उसके चारों तरफ बी फाई सर्कुलर होगा। तो अब इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सुपर इम्पोजिशन होके रिजल्टेंट आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा और वो सर्पिलाकार हेलिकल होगी। वो हेलिकल क्यों होगी, क्योंकि एक तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसा चल रहा है और एक आपके पास सर्कल, इसका मतलब दोनों को जब मिला देंगे जुड़ जाएगा तो चलता हुआ सर्कल बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें इस तरह से हो जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें इस तरह से हो जाएगी तो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। तो देखो क्या हुआ है, हेलिकल हो गई, जो प्लाज्मा के चारों ओर लिपटी सी रहती है। इस अवस्था में हम बी फाई का मान जो है वो बी थीटा से मान लीजिए कम लेते हैं एक तो, और आपका जो लॉन्गिट्यूशनल वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से आपका जो प्लाज्मा होता है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगेन हमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो मिल रहा है तो इसी मैग्नेटिक फील्ड में जो प्लाज्मा है वो उससे इस टोरॉइड के अंदर ट्रैप हुआ रहता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो मूव करता रहता है। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ गई। अब बी थीटा को जनरेट करने वाली धारा जो हमने आई प्राइम है, जिसे प्लाज्मा के अक्ष के अनुदिश प्रवाहित किया गया है, एक मिनट, इसने बी थीटा बनाया है या बी फाई बनाया है, ये इन्होंने थोड़ा उल्टा बोल दिया है, आई प्राइम की वजह से बी फाई आ रहा है, ध्यान रखना बी फाई आ रहा है, ठीक है। बी थीटा को उत्पन्न करने वाला तो आई था, सिंपली आई था, जिसे प्लाज्मा के अनुदिश हमने प्रवाहित किया उसको तो बी फाई के लिए था। उसका एक काम और होता है, अब देखो आप सोचोगे यहाँ पे हमने जो अलोंग द एक्सिस करंट फ्लो करवा रही है, जैसे जैसे वो करंट होती है वो अपने आसपास के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वहां पे उनको करंट की वजह से ऑब्वियसली वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड या हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, तो ये पार्टिकल गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसका एक और काम हो जाता है प्लाज्मा को गर्म बनाए रखना। अब प्लाज्मा के लिए जो लाउसन कसौटी होती है कि एंटो ये होना चाहिए, ताप ये होना चाहिए, इसको अचीव अगर कर लिया जाए तो प्लाज्मा हो जाता है, जिससे कि प्रयोगशाला में यानी कि लेबोरेटरी के अंदर फ्यूजन रिएक्शन जनरेट की जा सके। इस तरह से जो एनर्जी बैलेंस है अभी तक लेबोरेटरी में इसका लक्ष्य अचीव नहीं हुआ है। तो ध्यान रखना ये जो हमने पढ़ा है ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, अभी इसको एक्सपेरिमेंटली नहीं चेक किया गया है। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका है आपको। चलिए, एनर्जी लॉसेस इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में दो तरह के लॉस होते हैं, क्लासिकल लॉसेस एंड एनोमलस लॉसेस। अब आपके पास यार ये थ्योरी है पूरा, पर देख लेते हैं क्लासिकल लॉस क्या होता है। अगर मान लीजिए जो गर्म पार्टिकल है वो डिफ्यूज हो रहे हैं यानी प्लाज्मा से बाहर निकल रहे हैं, या कंडक्शन इफेक्ट की वजह से, कंडक्शन की वजह से तो रेडिएशन बाहर निकलती है, या आपके पास पार्टिकल कॉलिजन में भी कुछ एनर्जी लॉस कर रहे हैं, तो इस तरह की हानि को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल लॉस बोलते हैं। अब ये प्लाज्मा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों से आयंस होते हैं, उनकी कॉलिजन्स होती रहती है, उनका डिफ्यूजन होता रहता है, और उन डिफ्यूजन की वजह से ये एनर्जी लॉस होता रहता है। कुल मिला के थ्योरी है, तीन चीजें आपको याद रखनी है। एनोमलस जो है उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब
ये कलेक्टिव इफेक्ट की वजह से आता है। कलेक्टिव इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मा में। तो यहाँ पर कुछ कलेक्टिव इफेक्ट होते हैं, जैसे मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक टर्बुलेंस देखेंगे अभी क्या होता है, या प्लाज्मा माइक्रो टर्बुलेंस क्या होता है। इनकी वजह से जो हानि होती है उसे हम एनोमलस यानी असामान्य एबनॉर्मल हानि बोलते हैं। होता क्या है, जैसे जैसे प्लाज्मा का टेम्परेचर बढ़ता है, प्लाज्मा के टेम्परेचर के बाद में जो सिंगल पार्टिकल वाले इफेक्ट थे वो तो अब थोड़े से लो हो जाते हैं, और जो कलेक्टिव इफेक्ट होते हैं वो डोमिनेट करने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा था कि ये यहाँ पे दिखा है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, प्लाज्मा में जो कणों के टक्करों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सामूहिक प्रभाव से, अब एक्चुअल में इन्होंने ये जो लिखा है ना, इसका हर लाइन, इसकी हर स्टेटमेंट को एक डेरिवेशन के थ्रू प्रूव किया जाता है, जो कि प्लाज्मा फिजिक्स में आप एमएससी में पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ रिजल्ट्स है, और अभी मैं आपको वो डेरिवेशन करवा भी नहीं सकती, तो ये सिर्फ रिजल्ट है, आपको बस ये याद रखना है, थ्योरी है, सो जस्ट टू लर्न इट, याद कर लीजिए कि कलेक्टिव इफेक्ट जो होते हैं, मतलब कलेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि पार्टिकल सिंगल सिंगल अपना बिहेवियर नहीं बताएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में मिलकर ग्रुप बना लिए और वो ग्रुप किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसको हम कलेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये दे रहा है कि मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, और वो जो हम इस वक्त भारी जो आयन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, उसने पीछे जो न्यूक्लियस छोड़ा है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो बहुत भारी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1836 गुना ज्यादा भारी होता है एक प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस जो होता है उसका मोशन मुश्किल है, तो हम इलेक्ट्रॉन का मोशन आसान है तो उसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर प्लाज्मा के किसी एक भाग में मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप बन गया, और वो ग्रुप थोड़ा सा किसी वजह से, किसी डिस्टरबेंस की वजह से किसी डायरेक्शन में चला गया, जैसे ही वो जाएगा तो प्लाज्मा में मान लीजिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का ग्रुप इधर चला गया, जैसे ही वो चला गया पीछे क्या छोड़ गया, बहुत सारे पॉजिटिव वाला ग्रुप छोड़ गया। अब ये पॉजिटिव ग्रुप और ये नेगेटिव ग्रुप की वजह से वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अब ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पे वापस फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है, तो वापस ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पीछे भेजना चाहेगी, यानी जहां से ये इलेक्ट्रॉन का ग्रुप आया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस उसको पीछे भेजना चाहेगी, और जैसे ही ये पीछे भेजेगी, पीछे जाके इसको यहाँ पर रुकना था जहां से वो जनरेट हुआ, पर वो रुक नहीं पाएगा अपने मास की वजह से, इनर्शिया की वजह से, और आगे निकल जाएगा। आगे निकलते ही फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पीछे घसीटना चाहेगी, और यहाँ पे ऑसिलेशंस जनरेट हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेंडुलम में होता है। पेंडुलम में आप यहाँ लाके पार्टिकल को जब छोड़ देते हो तो वापस आके उसको रुकना होता है, बट अपने इनर्शिया की वजह से वो आगे चला जाता है और ऑसिलेशंस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर ये बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज के मान से बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है जो प्लाज्मा को वापस न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के मास के कारण ऑसिलेशंस जनरेट हो जाते हैं। और इस ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लीजिए प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, इस ऑसिलेशन को हम प्लाज्मा ऑसिलेशन बोलते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कितनी है, न्यू पीई, पी फॉर प्लाज्मा, प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास में। और अगर हम इस पी फॉर प्लाज्मा है और इलेक्ट्रॉन के यहाँ हमने आयन तो लिया नहीं है, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, पी फॉर प्लाज्मा, एक तो ये फ्रीक्वेंसी हो रही है वहां पे, और दूसरी वहां पे कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरे वहां पे क्या हो रहा है, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ पे और एक आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन था, ये भी एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं, कंटिन्यू कोलिजन्स भी हो रहे हैं, तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी, अब ध्यान रखना ये प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी है और ये कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है, इसे हम सिंगल पार्टिकल इफेक्ट बोलेंगे क्योंकि इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल इन्वॉल्व है, इसे हम कलेक्टिव इफेक्ट बोलेंगे, सामूहिक प्रभाव, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है इस वाले फैक्टर की तुलना में, तो यहाँ पर क्या होता है, वी न्यू पीई जो है वो न्यू सीई, सी का मतलब कोलिजन और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन की आवृत्ति उससे ज्यादा डोमिनेट करता है, तो कलेक्टिव इफेक्ट प्रमुख हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास जब ये चीज होने लग जाती है तो प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए इतनी हो जाए, प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी आपके पास इतनी हो जाए कि जो प्लाज्मा का मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनों के थर्मल वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा जब ऑसिलेशन कर रहा है उस ऑसिलेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर मूव कर रहे हैं, मोशन में है, और मोशन होते होते प्लाज्मा की फ्रीक्वेंसी अगर मान लीजिए इतनी बढ़ जाए कि इलेक्ट्रॉन को एक थर्मल वेलोसिटी मिल जाए, और थर्मल वेलोसिटी वो होती है जिससे पार्टिकल जो है बाहर निकल जाता है, जिस भी मतलब इस प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन जो था वो बंधा हुआ फील हो रहा था, ग्रुप में जा रहा था, अब इसको बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी मिल गई, अच्छी खासी वेलोसिटी से ये प्लाज्मा से ही बाहर निकल जाएगा।
करेक्ट, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है थर्मल वेलोसिटी बराबर हो जाए तो प्लाज्मा के एक ऑसिलेशन पूरा होने से पहले ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लाज्मा एरिया से बाहर निकल जाता है, और अगर वो प्लाज्मा एरिया से बाहर निकल गया तो आपके प्लाज्मा को नुकसान हो गया और प्लाज्मा का एक तरह से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये भी प्लाज्मा लॉस में काउंट होता है। तो हमने दो तरह के लॉस यहाँ पे किए ना, वो आपने देख लिए हैं, क्लासिकल लॉस और एनोमलस। तो एनोमलस के अंदर आपको पता चल गया कि कलेक्टिव इफेक्ट की वजह से प्लाज्मा का लॉस होना एनोमलस होता है। अब आपके पास आता है कि प्लाज्मा इनस्टेबिलिटीज क्या होती है। अगेन ये भी थ्योरी है यार। होता क्या है कि प्लाज्मा हमारे पास वैक्यूम में ट्रैप हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड से हमने उसको ट्रैप कर रखा है, लेकिन जब मैग्नेटिक जो यहाँ पे साम्यावस्था में होता है तो उसका टेम्परेचर और डेंसिटी नियत रहता है। इसमें क्या होते रहते हैं, कुछ रैंडम फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं जो अगर मान लीजिए जनरेट एक बार हो जाते हैं तो वो पूरे प्लाज्मा में फैल जाते हैं। इसका ये मतलब है जैसे समुद्र का पानी आप इमेजिन करो स्टेबल है, किसी तरह से कोई लहर आती है तो लहर वो क्या होती है, एक जगह अगर लहर क्रिएट होती है तो वो पूरे समुद्र में ट्रेवल करती जाती है। उसी तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि प्लाज्मा जो था पहले इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अगर गलती से वहां पर कोई एक फ्लक्चुएशन या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया तो वो पूरे प्लाज्मा में फैल जाता है। और फैला हुआ यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो डिस्टर्बेंस है एक बार क्रिएट हो गया तो ये पूरा फैलता है। लेयर के फॉर्म में भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये लेयर के फॉर्म में भी ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस जो है वो ट्रेवल कर रहा है कुल मिला के। तो होता क्या है कि पहले छोटी सी इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, फिर वो पूरी प्लाज्मा में फैल जाती है, और कई बार तो इतनी ज्यादा कि वो मैक्रोस्कोपिक यानी लार्ज साइज की हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा में रुकावटें आती है, क्योंकि हम चाहते हैं प्लाज्मा स्टेबल रहे। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी, जो कि क्या होती है, जब प्लाज्मा का कोई बड़ा भाग होता है, मान लीजिए वेलोसिटी से किसी जैसे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, मूव कर रहा है, तो प्लाज्मा में क्या होता है, इस तरह की जो अनस्टेबिलिटी होती है उसे मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इनस्टेबिलिटी कहते हैं। इसको यहाँ पे एक लिक्विड के फॉर्म में माना जा सकता है, जैसे लिक्विड ट्रेवल करता है। तो होता क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा में डायामैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं। प्लाज्मा में डायामैग्नेटिक इफेक्ट क्यों होते हैं, क्यों हमने डायामैग्नेटिक इफेक्ट बोला, कि उसमें प्लाज्मा में घटते चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल लगता है। क्यों बोला भाई हमने, देखो आपने देखा था ना ये इस तरह से चीज अभी करके देखा था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम थी, फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी। पार्टिकल जब हमारा यहाँ पे था तो उस पे फोर्स इधर लग रहा था, यानी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो आ रहा था। और ऐसा कौन करता है, डायामैग्नेट, प्रतिचुंबकीय, उनपे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से कम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ यानी मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो उस वजह से हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि उनके पास डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो इस वजह से क्या होता है, घटते चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल लगता है, और अगर घटते चुंबकीय क्षेत्र की ओर बल लगा है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में कई बार प्लाज्मा की जो लिमिट आती है उससे बाहर की ओर, इसके कारण वो जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री में इनस्टेबिलिटी आ जाती है। मैग्नेटिक मिरर वाली डिवाइस में क्या होता है, क्योंकि मैग्नेटिक मिरर में हमारे पास सेंटर में कम होता है, क्योंकि हमें पता है, कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि जो प्लाज्मा होता है उस पे जो फोर्स लगेगा वो हाई मैग्नेटिक फील्ड से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लगेगा। तो अगर आपने मैग्नेटिक मिरर लिया है तो मैग्नेटिक मिरर में क्या होता है, किनारों पे ज्यादा होता है और बीच में कम होता है, ताकि अगर पार्टिकल गलती से यहाँ पे आ गया तो इधर फोर्स लग के बीच में आ जाएगा, गलती से यहाँ आ गया तो इधर फोर्स लग के आ गया। तो बोल रहा है ना, सेंटर की तुलना में सेंटर में दुर्बल होता है और सीमाओं पर प्रबल होता है, उस वजह से ये नियंत्रित रहती है, यानी कि इस तरह की इनस्टेबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि इस तरह की इनस्टेबिलिटी से कई बार वो लिमिट को क्रॉस करके बाहर निकल जाता है प्लाज्मा। पर मैग्नेटिक मिरर डिवाइस में हमने इंतजाम कर लिया तो वो नहीं होता, बट टोरॉइड में हमने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया, इसलिए टोरॉइड में ये दिक्कत आ जाती है। तो टोरॉइड में क्या होता है, आपके पास सेंटर पे प्रबल होता है और दूर दूर क्योंकि देखो टोरॉइड में क्या हो रहा था, टोरॉइड ये था क्योंकि मैग्नेट इसकी एक्सिस ये है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो एक्सिस पे ही आ रही थी, करेक्ट। तो एक्सिस पे यानी सेंटर पे ज्यादा है और किनारों पे कम है, यानी कि टोरॉइड में अगर देखा जाए तो टोरॉइड में ये सेंटर है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, सॉरी ज्यादा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और ये किनारों पे कम है। तो प्लाज्मा किधर जाएगा, प्लाज्मा किनारों पे जाएगा, और अगर वो किनारों पे जाएगा तो चांसेस हैं कि वो इस लिमिट को क्रॉस करके प्लाज्मा बाहर निकल जाए। तो इस कारण से टोरॉइड में ये ज्यादा दिक्कत आती है, वो प्लाज्मा को धकेल देती है। और यहाँ पर बाकी तो ये अगेन ये फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो ये दो तरह की अस्थिरता यहाँ पर बताई हुई है।
ठीक है, अब ये थ्योरी जो है ये काम की है क्या, देख लेते हैं। ये एक तो इनस्टेबिलिटी अपन ने अभी देखी, मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक इनस्टेबिलिटी, जो कि आपने देखी ली अभी, और हमें अपन ने देख लिया था कि कैसे वो मैग्नेटिक बॉटल में कंट्रोल में रहती है और टोरॉइड में कंट्रोल में नहीं रहती है। इसके अलावा कुछ इनस्टेबिलिटी प्लाज्मा में आ जाती है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, उसके पैरेलल प्लाज्मा में कुछ उतार चढ़ाव हुए, तो उस उतार चढ़ाव के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाती है। क्यों करंट जनरेट हो जाती है? क्योंकि अगर प्लाज्मा में उतार चढ़ाव हुए तो एक साइड पॉजिटिव आ जाएगा, एक साइड नेगेटिव आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां क्रिएट हो गई और वहां पे चार्ज भी है, तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं और करंट जनरेट हो जाती है। ये जो करंट जनरेट होती है ये भी अगेन लहरों की तरह ट्रेवल करती है। अब सपोज एक लॉन्गिट्यूशनल करंट जनरेट हो गई है ना, और वहां पे लॉन्गिट्यूशनल करंट के साथ साथ प्लाज्मा के उतार चढ़ाव की वजह से दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए चेंज हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज हो गया तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से प्लाज्मा जो होता है वो एक जिस डायरेक्शन में प्लाज्मा को जाना था, अभी जो रैंडमली करंट जनरेट हो गई है प्लाज्मा इसकी दिशा में जाने लग जाता है, तो प्रॉब्लमेटिक होता है। इस वजह से प्लाज्मा की परतें गतिशील हो जाती है। एक और होता है प्लाज्मा में कई प्रकार के ऑसिलेशंस और वेव्स भी आती है, जैसे कि मान लीजिए न्यूट्रल प्लाज्मा देखा। न्यूट्रल प्लाज्मा में क्या होता है कि आयंस उतने ज्यादा विस्थापित नहीं होते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आयन और इलेक्ट्रॉन, ये वही है, ये सेम वही चीज है जो थोड़ी देर पहले समझाई थी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रुप आगे चला गया, आयंस का ग्रुप पीछे रह गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, ऑसिलेशंस होने लग गए। सेम वही चीज है, देखो प्लाज्मा को पुनः न्यूट्रल बनाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन के जड़त्व के कारण इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन कर देता है, और ये ऑसिलेशंस अगेन तरंगों की तरह चलते हैं, क्योंकि ऑसिलेशन का मतलब ही वेव होता है, तो वो वेव की तरह चलते रहते हैं, जिससे कि प्लाज्मा कणों का अपवाह प्रभावित, तो किसी भी रीजन की वजह से जो प्लाज्मा है वो हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं रह के ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसे हम इनस्टेबिलिटी कहते हैं। इसके बाद लेजर फ्यूजन क्या होता है? लेजर फ्यूजन में हमारे पास क्या होता है, इसमें लेजर फ्यूजन का डायग्राम मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ देखो पहले लेजर फ्यूजन का डायग्राम, ये रिएक्टर, सबसे पहले देखो ये रिएक्टर की दीवारें होती है, ठीक है, ये रिएक्टर की दीवारें हैं, जैसे ना फिशन का रिएक्टर देखा था। यहाँ पे एक पैलेट बनाया हुआ है, ये पैलेट देखो, ये अंदर जो सर्कल है, पैलेट का मतलब बिंदी होती है सर में जो लगाते हैं उस तरह की टिकिया, या उसको हम बोल सकते हैं बिंदी को, उसे पैलेट कहते हैं। ये पैलेट हमारे उसकी है फ्यूल की, जैसे ड्यूटीरियम हमने लिया है तो ड्यूटीरियम की बनी हुई पैलेट है। ड्यूटीरियम मटेरियल जो है हमारा जो सोर्स होता है, जिसका हमें संलयन करवाना है, जिसका हमें फ्यूजन करवाना है, उसको पैलेट के फॉर्म में बना के सेंटर में रख देते हैं। रिएक्टर के अंदर यहाँ पे कुछ जगह छोड़ी जाती है जहां से लेजर आती है, तो ये देखो इंसिडेंट लेजर, लेजर आके हमारे पैलेट के ऊपर गिरती है, ठीक है। और लेजर, ये पैलेट को डालने की व्यवस्था कहाँ से कर रखी है, ये रहा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी पैलेट है, उसको सीधा इंसर्ट करा के यहाँ पे, तो 3 जगहों से तो लेजर आ रही है, एक जगह से हमारा पैलेट आ रहा है, चारों तरफ दीवारें हैं। अब प्रोसेस देखते हैं इसका। तो सबसे पहले मिट्टी के दानों से भी छोटी ड्यूटीरियम ट्राइटियम की टिक्कियां पैलेट्स होती हैं, उनको लेजर सोर्स के सहायता से लेजर उनके ऊपर डाला जाता है। लेजर जब डालते हैं तो लेजर बहुत एनर्जेटिक होता है, तो उसकी वजह से पैलेट के जो मटेरियल है वो क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, गर्म हो जाता है। पहले सॉलिड फॉर्म में था, इतनी ज्यादा आपने उसको हीट दे दी कि वो स्टीम में भाप बन गया और उसका आयनाइजेशन हो गया। अब जैसे ही वो आयनाइजेशन हुआ प्लाज्मा बन गया, तो उसको प्लाज्मा बनाने का काम किसने किया है, लेजर ने किया है। अब क्या हुआ, प्लाज्मा बनने की वजह से प्रेशर जनरेट हो गया, क्योंकि प्रेशर कब बनता है, जब कहीं पे गैस बढ़ती है, तो वो गैस के फॉर्म में आ चुका है। जैसे जैसे वो गैस के फॉर्म में आएगा उसका आयतन यानी वॉल्यूम जो है वो तो सीमित है, तो उसके अंदर प्रेशर बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर की वजह से वो सबसे पहले यहाँ पर ये चीज समझना, ये पैलेट है, ध्यान रखना, ठीक है, ये अंदर था हमारा सोर्स, जैसे जैसे वाष्पीकृत होगा ये पार्टिकल बाहर निकलेंगे, वाष्पीकृत होके यानी स्टीम में कन्वर्ट होके बाहर निकलेंगे, और न्यूटन के थर्ड लॉ से जब कोई पार्टिकल बाहर निकलता है तो वो पीछे की तरफ रिएक्शन फोर्स लगाता है, जैसे रॉकेट ऊपर जाता है तो उसकी गैसेस नीचे फोर्स लगाती है, तो जब जब पार्टिकल बाहर निकलेंगे अंदर की तरफ
प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अंदर की तरफ प्रेशर लगाने की वजह से ये हिस्सा तो हमारा जो अंदर का हिस्सा है इसे हम कोर बोलते हैं। कोर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ गया और हुआ क्या, पार्टिकल की डेंसिटी भी बढ़ गई। तो हमारे पास क्या हो रहा है, पैलेट की सतह से यानी बाहर की जो सतह है, सतह से सबसे पहले जो आयन निकले वो हाई वेलोसिटी से बाहर जाएंगे, जाते जाते प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन फोर्स की वजह से अंदर की जो कोर है उसके अंदर जो प्लाज्मा बना हुआ है उसको कंप्रेस कर देंगे, खुद तो बाहर निकल जाएंगे, अंदर प्रेशर क्रिएट कर देंगे जिससे कि अंदर घनत्व बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सब कुछ इतनी तेजी से हो तो वहां पर क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो इस रिएक्टर में इस तरह से फ्यूजन होती है। अब लेजर सनलाइन देखा तो गया है लेकिन अभी मतलब अगेन इसको भी पढ़ा गया है पर अभी पूरी तरह से सफलता इसमें नहीं मिली है। तो आगे ये बता रहा है कि कौन कौन सा हो चुका है और कितना हमें एनर्जी मिल सकती है या मिला गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में आपको बस इस रिएक्टर का डिस्क्रिप्शन आएगा जो हमने बता दिया है। अब फ्यूजन रिएक्टर जो है, रिएक्टर वही है जो हमने अभी भी पढ़ा नहीं, रिएक्टर आपके देखना अब इसमें रिएक्टर में क्या है। तो रिएक्टर की भी कल्पना ही की जा सकती है, बनाया नहीं गया है। ऐसा ही लेजर फ्यूजन रिएक्टर बनाया हुआ है, उसमें यही है, सबसे पहले हमने उसको पैलेट लिया, ठीक है, और पैलेट के बाद उस पर लेजर की किरणें डाली, बौछार किया, उससे उसका जो सतह वाला पदार्थ है वो वाष्पीकृत हो गया, बाहर फैला, बाहर फैलने से प्रतिक्रिया हुई और वो अंदर का जो प्लाज्मा है वो कंप्रेस हो गया और वो थोड़ी देर तक वहां पे कन्फाइंड रहेगा। इस टाइम पे हम ये मान के चलते हैं कि लॉसन कसौटी का पालन हो गया, क्राइटेरियन फुलफिल हो गया, जिसकी वजह से फ्यूजन रिएक्शन हो गई, एनर्जी जनरेट हो गई और ये जो हर पैलेट होता है वो एक हाइड्रोजन बम की तरह बिहेव करेगा जिसपे हम लेजर से विस्फोट कराएंगे और इससे हमारे पास 10 से 100 विस्फोट अगर हम पर सेकंड कराएंगे और इससे हमारे पास क्या होगा, क्योंकि जब अंदर रिएक्शन होगी फ्यूजन रिएक्शन, तो फ्यूजन रिएक्शन से बन क्या रहे थे, हमने देखा एनर्जी के साथ साथ या तो अल्फा पार्टिकल बन रहा था और न्यूट्रॉन भी बन रहा था। तो अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन बनेंगे, उन न्यूट्रॉन का करेंगे का, दीवार के पास में हम लिक्विड लिथियम फ्लो होती रहेगी, तो जो भी अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन रिएक्शन से निकलेंगे वो हमारे लिथियम के पास में आ जाएंगे और लिथियम पहले ठंडी थी, लिक्विड फॉर्म में थी, लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन निकलेंगे ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, जैसे ही ये लिथियम के पास में जाएंगे उसको इवेपोरेट कर देंगे, मतलब लिक्विड को वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो जो लिथियम, गर्म लिथियम है, उसे हम किसी और जगह ले जाएंगे और उसकी जो स्टीम होगी उस स्टीम से हम टरबाइन चला के और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस था यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे नीचे बना रखा है ये रिएक्टर, ये रहा, ये एक पैलेट है जिसके अंदर क्या हो रहा है ये बताया गया है। ये एक पैलेट का जूम वर्जन है, लेजर आया, राइट, तो ये बाहर निकले, ये बाहर निकले तो अंदर की तरफ प्रेशर हुआ, ये अंदर की तरफ प्रेशर हुआ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, सनलाइन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब हमारे पास लिथियम का ही क्यों उपयोग किया गया, तो लिथियम का उपयोग करने के पीछे होता यह है कि जब लिथियम और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो ये रिएक्शन होती है, लिथियम और न्यूट्रॉन मिलने से वापस आपके पास 4 हीलियम बना और फिर से आपके पास ट्राइटोन बन गया। तो दो पार्टिकल हुए थे, अल्फा पार्टिकल और हमारे पास क्या हुआ, न्यूट्रॉन। ये अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको देते हैं, लिथियम लिक्विड को देते हैं। लिथियम लिक्विड की वजह से ठंडा लिथियम जो है वो उसके बाद में गर्म लिथियम में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस में आपके पास जो ये क्या बना है, ट्रिटियम बना है, और ट्राइटियम जो है इसे वापस आप ईंधन के रूप में काम में ले सकते हो, क्योंकि जो पैलेट बना था वो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का ही तो था। तो इसका मतलब एनर्जी भी मिल गई और वापस आपको जो फ्यूल चाहिए था वो फ्यूल भी बन गया, इस वजह से हम लिथियम काम में लेते हैं, ठीक है। सो अगेन यहीं पे बोल रहा है कि रिएक्टर अभी बस थ्योरेटिकली है, बनाया तो नहीं है। ये था आपका उसका, हमारे सिलेबस में देखो मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए अब। ये देखो प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हो गया, फ्यूजन रिएक्शन हो गया हमारा, एनर्जी बैलेंस कर लिया, लाउसन क्राइटेरियन कर लिया, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा कर लिया, क्लासिकल प्लाज्मा लॉसेस कर लिया फ्रॉम मैग्नेटिक कंटेनर, एनोमलस लॉस कर लिया, टर्बुलेंस एंड प्लाज्मा इनस्टेबिलिटी कर लिया, लेजर फ्यूजन प्रॉब्लम कर लिया और फ्यूजन रिएक्टर कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास इसका दूसरा चैप्टर है बेसिकली, है ना, ये चैप्टर है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।
उससे हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।